हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो बच्चों, पढ़ाई मेरे हिसाब से अब थोड़ी ट्रैक पे रहनी चाहिए क्योंकि दिसंबर आने वाला है। वैसे तो ये शायद वीडियो जो है वो 1 दिसंबर को ही आने वाला है। तो इस समय ये एक ऐसा सिचुएशन है बच्चों, जब हमें हमारी पढ़ाई की जो कंटिन्यूटी जो कभी ब्रेक हुई है उसे रेगुलर रखना है। ठीक है, चाहे मेरा वीडियो आए चाहे नहीं आए, है ना। जो आप पढ़ाई रेगुलर कर रहे हैं, जिस हिसाब से आप पढ़ रहे हैं उसे लगातार पढ़ते रहें। ठीक है, चलिए वीडियो चालू करता हूं। मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी, फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत 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 स्वागत है। आज हम एक नया चैप्टर चालू करने वाले हैं बच्चों, वेव ऑप्टिक्स, तरंग प्रकाशिकी। बहुत सारे बच्चे मेरे को बोल रहे थे सर इलेक्ट्रॉनिक ही चालू कर दो, सर अर्धचालक चालू कर दो, लेकिन अब बच्चों जब ऑप्टिक्स चालू कर ही दिया है तो फिर इसे पूरा कंप्लीट करके ही छोड़ेंगे। हाँ, इसमें थोड़ा सा चेंजेस कर रहे हैं। क्या चेंजेस कर रहे हैं? ऑप्टिक्स में हम NCERT सिलेबस को फॉलो करेंगे। NCERT का मतलब जो अदर स्टेट बोर्ड है उनके सिलेबस को फॉलो करेंगे। रीज़न क्या है? तो RBSC वाले बच्चों सुन लीजिए, आपका सिलेबस और NCERT का सिलेबस अब दोनों का सेम हो गया। अब NCERT में ज़्यादा भाग है, आप वाले में थोड़ा कम भाग हो गया है ना, क्योंकि सिलेबस में ध्रुवण जो है, पोलराइजेशन जो है वो पूरा हटा दिया है RBSC में। ठीक, तो अब अपन ध्रुवण का वही भाग पढ़ेंगे जो कि किस में है, NCERT की बुक में है, वही पढ़ेंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आपका चैप्टर तो कंप्लीट होने वाला ही है। हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा, चैप्टर इंटरेस्टिंग है, थ्योरेटिकल पोर्शन इसके अंदर बहुत अच्छा खासा है, तो थोड़ा सा थ्योरी के ऊपर गौर कीजिएगा। लेकिन जितनी थ्योरी मैं बताऊं कम से कम उतना तो आप काम कर लीजिए। हाँ, वीडियो चालू करने से पहले आपको एक काम और करना होगा। क्या बच्चों? एडवर्टाइजमेंट आएगा, सिर्फ 2 एडवर्टाइजमेंट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में आपकी मर्जी, आप इसे कैसे देखना चाहते हैं। आप अदर एडवर्टाइजमेंट के ऊपर भी क्लिक करना चाहते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं क्लिक करना चाहते हैं तो स्किप करके आगे काम कीजिएगा। ठीक है, तो कम से कम इतना काम आप कर सकते हैं, है ना। ऑल राइट, चलो तो टॉपिक चालू करते हैं। चैप्टर का नाम वेव ऑप्टिक्स, तरंग प्रकाशिकी। हाँ भाई, तो क्या कारण है कि हम तरंग प्रकाशिकी पढ़ रहे हैं? रीजन ये है बच्चों कि प्रकाश के पास में 2 नेचर हैं, एक कणीय प्रकृति है और एक तरंगीय प्रकृति है। दोनों प्रकृति को ये शो करता है, प्रदर्शित करता है। किसी जगह पर ये कणीय प्रकृति को शो करता है, किसी जगह ये तरंगीय प्रकृति को शो करता है। आप कह सकते हैं कि प्रकाश के 90% से ज़्यादा फिनोमेना, है ना, 90% से ज़्यादा प्रकाश की घटनाओं को कौन से तरंग प्रकाशिकी से समझाया जाता है। अब 10% ऐसी घटनाएं हैं जिन्हें तरंग प्रकाशिकी से नहीं समझाया जा सकता, जिसके अंदर कॉम्पटन इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव, ये उनमें से एक है ना। तो ये आपको वैसे ही पता है प्रकाश विद्युत प्रभाव किस पे है, प्रकाश की कणीय प्रकृति या फिर फोटोन नेचर के ऊपर है। मैंने आपको बताया था ना, कॉम्पटन इफेक्ट भी उसी के ऊपर ही काम करता है। ध्यान में रखिएगा बच्चों इस चीज को। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वेव ऑप्टिक्स के अंदर बच्चों, वो पहली चीज ये है कि कणीय प्रकृति का कहाँ से सिचुएशन चालू हुआ। एक सिनेरियो है, इसमें एक थोड़ी सी कहानी है बच्चों। कहानी क्या है कि 1675 के आसपास न्यूटन ने एक कणीय सिद्धांत दिया। उस कणीय सिद्धांत में न्यूटन ने क्या बताया, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि पूछा जाता नहीं है, तो भी समझ लीजिए कि न्यूटन ने अपने कणिका सिद्धांत के अंदर बताया कि प्रकाश जो है वह किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के रूप में ट्रैवल करता है, संचरित होता है। समझना आप इस चीज को। उसने क्या बताया, प्रकाश बहुत छोटे 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 से कणों से मिलकर के बना हुआ है और वो कण जहां तक जाते हैं ना, वहां तक प्रकाश पहुंच जाता है। ठीक है, इस प्रकाश की चाल जो है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। प्रकाश एक सीधी सरल रेखा या फिर ऋजु रेखीय पथ और सीधी सरल रेखा एक ही चीज होती है। प्रकाश जो है वो सीधी सरल रेखा में गति करता है। इस प्रकाश की चाल, आप समझना इस चीज को, इस प्रकाश की चाल जो है वह सघन माध्यमों में अधिक एवं विरल माध्यमों में कम होती है। ठीक है, ऐसा क्यों किया? क्योंकि समझिए, उन्होंने न्यूटन जो है बच्चों, उन्होंने यांत्रिकी में बहुत अच्छा काम कर रखा है। ठीक है, और ध्वनि तरंगों के रूप में आप कह सकते हैं न्यूटन का एक बहुत अच्छा खासा योगदान भी है ना। आपको याद हो बच्चों, ध्वनि तरंगों का वेग हम v पढ़ा करते थे।
अगर 11th आपने पढ़ रखी है, वो क्या लिखा करते थे आप, E डिवाइडेड बाय रो, फिर बाद में पता चला इसे यंग कांस्टेंट में डिवाइड कर दीजिए, Y डिवाइडेड बाय, ये भी प्रत्यास्था गुणांक है, ये भी प्रत्यास्था गुणांक है ना, और रो क्या है, घनत्व है माध्यम का। फिर न्यूटन ने बोला कि नहीं भैया, ये थोड़ा सा इसमें क्या करने की आवश्यकता है, चेंजेस करने की आवश्यकता है। ध्वनि का वेग जो है वो यहाँ पे यंग प्रत्यास्था गुणांक की जगह उन्होंने बोला कि दाब कर दीजिए, प्रेशर डिवाइडेड बाय डेंसिटी, दाब बटा घनत्व, ऐसा आना चाहिए। हालांकि इसमें भी बाद में करेक्शन हुआ, लाप्लास ने इसमें करेक्शन किया था ध्वनि तरंगों के वेग में, और उन्होंने बोला था कि रुद्धोष्म नियतांक लगना चाहिए यहाँ पर, और फिर ये बिल्कुल सही है। तो फाइनल करेक्शन यहाँ तक बैठा था। लेकिन ये चीज़ बहुत हद तक कारगर हुई थी, है ना, बहुत हद तक ये चीज़ कारगर हुई थी, और इसमें मान में ज़्यादा चेंजेस आता नहीं है, बहुत कम चेंजेस देखने को हमें मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ें कब पता चली, ये चीज़ें न्यूटन ने यांत्रिकी में काम कर रखा था, ध्वनि तरंगों के लिए काम कर रखा था, और न्यूटन को पता था कि ध्वनि तरंगों का वेग सघन माध्यम में अधिक होता है और हवा में कम होता है। मतलब उसको पता था कि जल में ध्वनि का वेग ज़्यादा होता है और हवा में ध्वनि का वेग क्या होता है बच्चों, कम होता है, ये आपको भी पता है। उसने वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई कर दिया, प्रकाश के साथ में भी वही कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दिया। न्यूटन ने बोला कि प्रकाश का जो वेग है वो जल में ज़्यादा है और हवा में कम है। ठीक है, अब देखो समझो, इन कड़ियों को जोड़ो। न्यूटन का कणिका सिद्धांत, देखो वास्तविकता में कणिका सिद्धांत जो है वो दकार्ते का था। ठीक, किसका था, दकार्ते का, है ना। पहली बार दकार्ते ने ऐसी चीज सोची थी, लेकिन सबसे ज्यादा काम करने वाले इंसान कौन, न्यूटन, है ना। न्यूटन ने इस सिद्धांत को एक्सप्लोर किया अच्छे तरीके से, तो फिर ये न्यूटन का कणिका सिद्धांत ही जाना जाता है। तो ये बात ध्यान में रखना, अगर एग्जाम में भी आए तो न्यूटन ही आंसर देना है हमें कि कणिका सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था, न्यूटन ने। और ये इट इज ऑलमोस्ट 1675 के आसपास की बात है। ठीक है, अब इन्होंने क्या बताया, तो प्रकाश जो है वो माध्यम में, ध्यान में रखिएगा, अब इन चीजों को नोट दिमाग में रखिए, कैसे कैसे दिमाग में रखना है। तो माध्यम में छोटी छोटी कणिकाओं के रूप में संचरित होता है। ठीक है, दूसरा क्या बताया था, ये कणिकाएं जो है वो वास्तविकता में द्रव्यमान रहित होती हैं, अत्यंत सूक्ष्म होती हैं तो द्रव्यमान रहित होती हैं। ये सिर्फ सांत्वना देने के लिए बात कही जा सकती है। तीसरा, ये कणिकाएं जो हैं बच्चों, प्रकाश के वेग से गति, प्रकाश का वेग कौन सा है बच्चों, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से गति करती हैं। तो हम बोलते हैं कि ये कणिकाएं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के वेग से हवा में गति करते हैं। ठीक है, चौथा, ये सरल रेखीय पथ या फिर त्रिजुरेखीय पथ में गति करती है। ये सदैव प्रत्यास्थ टक्कर करती है। ठीक है, ये प्रत्यास्थ टक्कर वाला कॉन्सेप्ट ही था जिससे न्यूटन ने परावर्तन को अच्छे से समझा दिया था कणिका सिद्धांत के आधार पर। ठीक है, और इस सिद्धांत के साथ में उन्होंने ये और समझाया, क्या क्या समझाया, इस सिद्धांत से उन्होंने परावर्तन को समझाया, अपवर्तन को समझाने की पूरी कोशिश की थी और समझ में भी आया था, तथा ऋजु रेखीय संचरण
सरल रेखीय संचरण है ना, ऋजु रेखीय संचरण। इन चीजों को आसानी से समझाया गया, ये ध्यान रखिए, इनको समझाया गया। ठीक, किसको नहीं समझा सके तो बहुत सारी चीजें हैं, व्यतिकरण को, ध्रुवण को, विवर्तन को, इनको क्या नहीं समझाया गया। ये बात ध्यान में रखिए। ये वो घटनाएं थी जिन्हें कणिका सिद्धांत के द्वारा नहीं समझाया गया, तो आप कह सकते हैं कि ये असफलता थी कणिका सिद्धांत की। हालांकि असफलता कई हैं। चलिए, जब हम इन चीजों को दिमाग में रखते हैं बच्चों, तो ये कहा गया कि ये जो छोटी छोटी कणिकाएं हैं जहां तक जाती है, समझिए ये कहा गया है। ठीक, और एक और चीज, एक चीज और, डस्टर कहाँ रख दिया मैंने, हाँ, और क्या कहा गया कि इनका वेग जो है वो जल में अधिक होता है, हवा में कम होता है। ठीक है, 7, 8। मतलब प्रकाश का वेग या कणिकाओं का वेग जल में अधिक होता है तथा वायु में कम होता है। ठीक है, अब इसमें दिक्कतें समझो। क्या दिक्कत? चलो, कणिका के रूप में ट्रेवल करता है, मान लिया कि कणों के रूप में ट्रेवल करता है। अब यहां पर दिक्कत क्या है वो समझिए। लेट्स सपोज कीजिए कि ये एक प्रकाश स्रोत है, ये एक बल्ब है। इस बल्ब के सामने अगर मैं ये पेन रख दूं, या लेट्स सपोज कीजिए कि ये छोटा सा एक टुकड़ा रख देता हूं, है ना, ऐसा पेन का कैप मैंने रख दिया, ठीक है, बल्ब के सामने, तो क्या होना चाहिए? कणिकाएं इससे निकली, पेन के कैप से टकराई। यहां पर बल्ब है, समझना इस चीज को, यहां पर एक बल्ब है और उस बल्ब से प्रकाश निकल रहा है, ठीक है, और उस बल्ब के सामने एक छोटा सा टुकड़ा रख दिया गया है, किसी भी चीज का वो टुकड़ा रख दिए, पारदर्शी नहीं है वो, ये मान के चलो, एक सुई ही मान लो, ठीक है, एक सुई रख दी है, ठीक। तो यहां पर जो दूर स्थित दीवार है ना बच्चों, इस दूर स्थित दीवार पे क्या प्रोजेक्शन देखने को मिलेगा? तो हम बोलते हैं प्रकाश जो वो सीधी सरल रेखा में गति करता है, तो जो प्रकाश इससे टकराएगा वो तो आगे जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि कणों के रूप में है। कणों के रूप में तो प्रकाश इससे टकराएगा और टक्कर खा के नीचे चला जाएगा, वो कण नीचे गिरेंगे भाई, ठीक है, यह नीचे चला जाएगा वो प्रकाश, तो है ना। तो ये कण इससे टकराए और ये तो खत्म हो गए देखा जाए तो, है ना। और आपको पता चलेगा कि पीछे जो दीवार थी उसका ये वाला हिस्सा जो है वो डार्क ही रह गया। डार्क मतलब काला, बची हुई पे रोशनी है, बची हुई पे पूरी पे रोशनी है, ये पूरा का पूरा रोशन है, ये इस तरफ वाला भी पूरा रोशन है भैया। रोशन कोई व्यक्ति का विशेष का नाम नहीं है, चमकीला है, चमक रहा है ना, प्रकाश पहुंच रहा है वहां तक, वो बोल रहा हूं मैं कि ये वाला भाग तो डार्क है, इस तरफ वाला भाग ब्राइट है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स, है ना, न्यूटन्स कणिका सिद्धांत। अभी दिक्कत है, क्या ऐसा होता है? आप बल्ब के सामने सुई रखो बच्चों, क्या उस सुई की परछाई दिखती है कि सामने वाली दीवार पर? गौर करना, कभी सुई की परछाई नहीं दिखती। क्यों नहीं दिखती? क्योंकि जब प्रकाश किसी ओपेक मीडियम से, ओपेक का मतलब क्या होता है? अपारदर्शी, ठीक है, जब प्रकाश किसी अपारदर्शी द्वारक के तीखे किनारों से टकराता है, तो टकराने के पश्चात वह उसके छायांकित भाग में, यहां पे इसकी छाया ही तो है ना, ठीक है, उसके छायांकित भाग में प्रवेश कर जाता है। इस घटना को बोलते हैं विवर्तन, ठीक। तो यहां से इन्होंने ये तो बोल दिया कि छोटे छोटे कणों के रूप में संचरित तो हो रहा है, लेकिन कण तो रुक जाते, वहां पे डार्क दिखाई देना चाहिए था, लेकिन दीवार तो पूरी रोशन होती है, ब्राइट होती है, उस छोटी सी सुई का प्रतिबिंब या फिर उस छोटी सी सुई की छाया नहीं दिखती हमें। क्यों नहीं दिखती? ये था कारण विवर्तन का, ठीक है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक। तो यहाँ पे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को नहीं समझा पाया। बात समझ में आ गई क्या? न्यूटन के अकॉर्डिंग ये जो पीछे दीवार है ना बच्चों, यहाँ पर उस सुई की परछाई दिखनी चाहिए थी, लेकिन सुई की परछाई दिखती नहीं है,
है ना। ऐसे ही सूर्य से आने वाले प्रकाश के सामने आप ऐसे रख दो, सुई रख दो, और फिर पीछे देखो क्या सुई की परछाई दिखती है, आपके हाथ की परछाई दिखेगी। आपका हाथ प्रकाश को पूरी तरीके से ब्लॉक करता है, ठीक है, लेकिन वो सुई की परछाई दिखे ये चांसेस बहुत कम है, बहुत ज्यादा। हाँ, वो कब दिखेगी, जब सुई और दीवार के बीच का गैप कम होगा ना, तब आपको सुई की परछाई देखने को मिलेगी। लेकिन अगर सुई और दीवार के बीच का गैप ज्यादा होगा, जैसे मैं प्रकाश के पास में ले गया, बल्ब के पास में ही सुई को लेकर के चला गया, तो फिर तो दीवार पे सुई का कोई इंप्रेशन नहीं मिलेगा, कोई काला धब्बा नहीं मिलेगा हमें, ठीक है। तो पहली दिक्कत तो ये है ना। तो इस तरीके से उन्होंने विवर्तन को नहीं समझाया। फिर ये ठीक बात है कि इससे वेग से गति करती हैं, ये मान लिया। और ये भी बहुत अच्छा पॉइंट था कि प्रत्यास्थ टक्कर करती हैं। प्रत्यास्थ टक्कर से उन्हें क्या फायदा हो समझिए, उन्होंने परावर्तन को बहुत अच्छे से समझाया। देखो परावर्तन में हम क्या बोलते हैं कि ये आता हुआ प्रकाश और ये जाता हुआ प्रकाश, मतलब परावर्तित प्रकाश, दोनों का वेग जो है वो क्या होता है, समान होता है, ठीक है। इसका मतलब दोनों की जो ऊर्जा है, इसकी ऊर्जा और इसकी ऊर्जा में कोई प्रभाव नहीं होता। यही होता है। ये किसमें संभव है बच्चों, टक्कर के पूर्व ऊर्जा और टक्कर के पश्चात ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, है ना। वेग चेंज नहीं हो तो गतिज ऊर्जा चेंज नहीं हुई है, क्लियर है बात। तो टक्कर के प्रारंभ में गतिज ऊर्जा और टक्कर के बाद में गतिज ऊर्जा अगर समान है तो टक्कर कौन सी होगी, प्रत्यास्थ होगी, अप्रत्यास्थ नहीं। बात समझ रहे हो मेरी, ठीक। तो यहां से हम अच्छे से समझ सकते हैं कि परावर्तन का कॉन्सेप्ट अच्छे से फॉलो हो रहा है। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि आता हुआ प्रकाश, आपतित प्रकाश और परावर्तित प्रकाश का वेग चेंज नहीं होता। इसका मतलब यहाँ पे जो टक्कर हुई वो कैसी टक्कर थी, प्रत्यास्थ टक्कर थी। तो चलो बहुत बढ़िया, परावर्तन बहुत अच्छे से समझाया है इन्होंने, ठीक। लेकिन जब बात आती है अपवर्तन की, तो अपवर्तन में भैया थोड़े से ढीले पड़ गए हैं। क्या हुआ, अपवर्तन अगर आप देखते हो, ये दूसरा माध्यम है ना, ये प्रकाश आया। तो जब भी अपवर्तन होता है बच्चों, आप सभी को पता है प्रकाश का कुछ भाग तो दूसरे माध्यम में चला जाता है और कुछ भाग वापस उसी माध्यम में परावर्तित हो जाता है। यह अपवर्तन का कॉन्सेप्ट है। यही कारण है कि अपवर्तित प्रकाश की किरण की तीव्रता कम होती है। क्यों, क्योंकि कुछ तीव्रता तो इस वाले भाग के पास में चली गई ना, कुछ तीव्रता ये माध्यम भी अवशोषित कर लेगा, इस कारण इस प्रकाश किरण की तीव्रता कम होती है, ठीक है। तो ये रीजन है ना। तो हमें ये पता चला कि ये जो आपतित प्रकाश यहाँ आ रहा है और ये जो निर्गत प्रकाश है, इसके तो दो टुकड़े हो गए हैं, मतलब ये आंशिक परावर्तन भी हो रहा है। अपवर्तन में आंशिक परावर्तन भी हो रहा है, यहाँ पे दिक्कत खा गए हैं। ये इस चीज को तो समझाने में पूर्णतः विफल थे वो, ठीक है, पूर्णतः विफल थे, ठीक। तो यहाँ पर आंशिक प्रकाश का आंशिक परावर्तन नहीं समझा पाया, आंशिक अपवर्तन नहीं समझा पाए, ठीक। ऋजु रेखीय पथ, बिल्कुल ठीक बात है, ऋजु रेखीय पथ में ही गति करता है, ये बात ध्यान में रखिएगा, प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है। यहाँ पर दिक्कत, वेग जल में ज्यादा और वायु में कम, जबकि हमें बाद में प्रयोगों से पता चला क्या भाई कि जल में प्रकाश का वेग कम होता है, वायु में प्रकाश का वेग ज्यादा होता है। आपको भी पता है, अरे क्लियर है नहीं है ना। माध्यम में अपन प्रकाश का वेग क्या लिखते हैं, v = c / μ लिखते हैं, नहीं लिखते हैं, है ना। c कहाँ, निर्वात में वेग, और निर्वात में वेग में अपवर्तनांक का भाग लगाना पड़ता है। तो माध्यम में तो सीधी सी बात है, वेग कम होता है ना। तो जल में वेग कम होना चाहिए, हवा में ज्यादा होना चाहिए, जबकि न्यूटन तो उल्टा बोल गए हैं, ठीक। लेकिन न्यूटन के सामने बोल ले कौन के भैया तू गलत बोल रहा है, ठीक है। तो ये चीजें उन्होंने कही और उनमें दिक्कत क्या है, पहली चीज ध्यान में रखिएगा, इस सिद्धांत के द्वारा इन चीजों को नहीं समझाया जा सकता, ठीक है। इस सिद्धांत के द्वारा ये जो कहा गया था कि जल में ज्यादा होता है वेग और में कम होता है, ये भी गलत है, ठीक। तो ये दो मुख्य चीजें हैं जो कि गलत है, और भी बहुत सारी चीजें गलत होंगी, लेकिन मुख्यतः तो हम यही मान करके चलेंगे। बात समझ में आ गई क्या। ये न्यूटन का कौन सा सिद्धांत था, कणिका सिद्धांत था। चलो ये पूछा जाता नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको थ्योरी बता रहा हूं। ये बातें कब की हैं, 1675 के आसपास की है। अब उसी समय हॉलैंड के अंदर, शायद हॉलैंड ही है जगह का नाम, उसी समय, ऑलमोस्ट उसी समय में 1678 के आसपास, 1678 में एक वैज्ञानिक हुए हाइगेन। उन हाइगेन ने एक तरंग सिद्धांत दिया बच्चों, और प्रकाश का तरंग सिद्धांत वाकई में कारगर चीज थी, है ना। अब उन्होंने क्या बताया वो समझिए। हाइगेन ने अपने तरंग सिद्धांत में बताया कि वास्तविकता में जो प्रकाश है ना, वो तरंगों के रूप में संचरित होता है, ठीक है। उन्होंने पहले ही बोल दिया कि तरंग के रूप में संचरित हो रहा है ये प्रकाश, और ये तरंगे जहां तक जा रही हैं वहां पर प्रकाश जाएगा, ठीक है। प्रकाश का वेग ठीक है बात, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, बिल्कुल सही बात है।
और यहां पर कुछ एक चीजें ऐसी हैं जिनमें वो न्यूटन से प्रभावित हो गए। न्यूटन से प्रभावित होने का मतलब समझिए, देखिए घर में जो बड़ा होता है ना, उसकी बात हमें माननी ही पड़ती है, चाहे एक बार के लिए वो बड़ा गलत ही क्यों ना बोल दे, ठीक है। तो न्यूटन जो थे वो जाने माने वैज्ञानिक, उनके सामने कोई खड़ा ना रह सकता, ऐसे वैज्ञानिक हुए वो, ठीक। अब उनके सामने आपको अपनी बात बोलनी है और मनवानी भी है, ठीक है। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब उन्होंने क्या समझना इस चीज को, तो उन्होंने बोला कि इस पूरे संसार में, ब्रह्मांड में, है ना, एक माध्यम समान रूप से वितरित है, वो है ईथर। देयर इज अ मीडियम कॉल्ड ईथर इन दिस एंटायर यूनिवर्स, ठीक है। अब एक ईथर एक अलग से माध्यम बनाया, अरे केमिस्ट्री वाला ईथर नहीं है भैया, पहली बात तो ये सुन लो तुम, ठीक है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर इसका फॉर्मूला ये होता है, आप कैसे बोलते हो कि ईथर नहीं है। अरे ये कल्पना है ईथर माध्यम की, मैं केमिस्ट्री वाले ईथर की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। चलिए, तो एक माध्यम उन्होंने माना, मनगढ़ंत माध्यम था ईथर, ठीक है। और उन्होंने बोला कि चूंकि, समझना भी इस चीज को, चूंकि ये ईथर पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है, पूरे यूनिवर्स में फैला हुआ है, तो प्रकाश ही पूरे यूनिवर्स में आसानी से गमन कर सकता है भाई। प्रकाश को माध्यम की तो आवश्यकता है, माध्यम क्या बनाया उन्होंने, ईथर, मनगढ़ंत माध्यम बना दिया, और जहां जहां ईथर है वहां वहां प्रकाश जाएगा, तो मतलब हर जगह प्रकाश आएगा। अभी लॉजिक देखिए इसका, उनके हिसाब से क्या हुआ होगा या कैसा उन्होंने सोचा होगा। उन्होंने शायद दिमाग में ये रखा होगा कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आ रहा है और बीच में माध्यम बहुत ज्यादा विरल है, शायद माध्यम हो ही ना, ठीक है। और जब 1678 में जब वो काम कर रहे थे, तब तक यांत्रिक तरंगों का ही प्रभाव था, विद्युत चुंबकीय तरंगें तब तक मिली नहीं थी, ये बात ध्यान रखना। 1850 के आसपास में मैक्सवेल आए थे, तब विद्युत चुंबकीय तरंगों का उद्भव हुआ था, तब उन्होंने बताया था विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, ठीक है। तो अपन तो 1678 की बात कर रहे हैं, तो 1678 के अंदर न्यूटन प्रभावी, है ना, और न्यूटन प्रभावी, और कौन सी तरंगे प्रभावी, यांत्रिक तरंगे प्रभावी। यांत्रिक तरंगे कौन सी, ध्वनि, जल तरंगे, ये सारी यांत्रिक तरंगे हैं जिन्हें माध्यम की रिक्वायरमेंट होती है ना। तो इन तरंगों को किसकी रिक्वायरमेंट होती है, माध्यम की। अगर माध्यम है तो तरंग होगी, अगर माध्यम ही नहीं है तो भैया फिर भूल जाओ तरंग को तुम, है ना। तो अब यहाँ पे प्रभाव, क्योंकि यांत्रिक तरंगे ही पता थी, तो उन्होंने क्या माना कि प्रकाश भी एक तरीके की अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंग है। अब यहां पर एक कंडीशन और, अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंग या अनुदैर्घ्य तरंग ही आप बोल दीजिए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, अनुदैर्घ्य तरंग ही बोल दीजिए, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग, हाइगेन के अकॉर्डिंग। और ये अनुदैर्घ्य या आंतरिक तरंग या अनुदैर्घ्य तरंग कहां पर गमन करती है, तो जहां जहां ईथर है वहां वहां आसानी से गमन कर सकती है, और ईथर पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है समान रूप से, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हाइगेन। और ये प्रभाव किसका, ये न्यूटन का, है ना, क्योंकि न्यूटन ने भैया पहले बोल दिया था कि माध्यम की रिक्वायरमेंट होती है तरंगों को, तो उन्होंने माध्यम कल्पना से बनाया और फिर बोल दिया कि तरंगे यांत्रिक हैं, अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। ये यहाँ पे गलती कर बैठे वो, ठीक। और अब प्रकाश जो है वो निर्वात में उन्हें गमन करवाना था, अब निर्वात कहाँ से लेकर आते हो, ऐसी कोई तरंग ही नहीं थी जो निर्वात में गमन कर पाए, तो फिर उन्होंने बोल दिया कि निर्वात छोड़ो तुम, तो निर्वात में भी कौन किसका हो सकता है, ईथर हो सकता है भैया, है ना। ईथर जो समान रूप से फैला हुआ है, तो निर्वात नहीं है भैया, ईथर मान लो, निर्वात में भी ईथर होता है, ठीक है। और ईथर है तो फिर प्रकाश वहां पर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर समझिए उन्होंने क्या क्या किया, उन्होंने बोला कि प्रकाश जो वास्तविकता में तरंगों के रूप में संचरित होता है, परम सत्य बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उन्होंने बोला कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड में एक काल्पनिक माध्यम ईथर जो है वह समांग रूप से फैला हुआ है, और इस ईथर माध्यम में प्रकाश जो कि एक अनुदैर्घ्य तरंग है वो गमन करती है, ठीक है, आसानी से गमन करती है। चलो बिल्कुल ठीक बात है। इस तरंग सिद्धांत में तरंगाग्र का भी उपयोग किया गया, ये बात ध्यान में रखिएगा। तरंगाग्र हम डिस्कस करेंगे, हमारा पहला टॉपिक चैप्टर का वैसे वही होगा, तरंगाग्र से ही मैं डिस्कस करूंगा। तो तरंगाग्र से उन्होंने डिस्कस किया कि तरंगाग्र के रूप में प्रकाश जो है वो ट्रेवल कर रहा है, और तरंगाग्र जैसे जैसे आगे की ओर जाता है उसका आकार चेंज होता जाता है, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक। तो ये चीज़ उन्होंने बता दी। अब थोड़ा सा समझिए गलती कहाँ पर है, ईथर कोई माध्यम नहीं था। एक वैज्ञानिक हुए माइकलसन मोरले, माइकलसन मोरले,
ठीक है। इन वैज्ञानिक ने बहुत सारे प्रयोग किए और उन प्रयोगों में उन्होंने बताया कि भैया ऐसा कोई माध्यम नहीं है, तुमने हमें है ना एक गोली दे दी, एक लॉलीपॉप दे दिया, एक टॉफ़ी दे दी है, ये टॉफ़ी जो है वो तुमने खूब चला ली, ये थोड़ी गलत है, ठीक है। दूसरा, अनुदैर्ध्य तरंग नहीं है, प्रकाश अनुदैर्ध्य नहीं होती, अनुप्रस्थ होती है। किसने बताया? तो 1850 में वैसे मैक्सवेल आ गए थे, उन्होंने बता दिया था, लेकिन उससे पहले फ्रेनल और यंग ने बहुत सारे ऐसे प्रयोग किए जिससे पता चल गया कि प्रकाश वास्तविकता में कैसी है, एक अनुप्रस्थ प्रकृति की तरंग है, अनुदैर्ध्य प्रकृति की तरंग नहीं है। फिर 1850 के बाद में जब मैक्सवेल ने बोल दिया कि भैया विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं जो निर्वात में गमन करती हैं, है ना, तो हमेशा ही सारी तरंगें यांत्रिक प्रकृति की हों ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो फिर एक और कड़ी जुड़ गई कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है, और प्रकाश निर्वात में गमन कर सकता है चूंकि यह विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो इस सिद्धांत में कमियां थी, लेकिन तरंग सिद्धांत कारगर था चीजों को समझाने में। इसके द्वारा व्यतिकरण को समझाया गया, इसके द्वारा परावर्तन को समझाया गया, इसके द्वारा अपवर्तन को समझाया गया, इसके द्वारा ध्रुवण को समझाया। ध्रुवण में दिक्कत आई, ध्रुवण में अनुदैर्ध्य प्रकृति दिक्कत आई, लेकिन व्यतिकरण, परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन को समझाने में हाइगेन का तरंग सिद्धांत बिल्कुल कारगर था बच्चों। लेकिन ये बेचारे ज्यादा बोल नहीं पाए। क्यों नहीं बोल पाए? रीजन क्या था? न्यूटन इज मोर सुपीरियर देन हाइगेन, ठीक है। इसलिए इनका तरंग सिद्धांत जो है उस समय लोगों ने माना नहीं, लेकिन बाद में लोगों को पता चला कि हाइगेन एक बात तो अच्छी बता के गए थे, बस हमने गौर नहीं किया, ठीक है। हाँ, इसमें फिर बाद में करेक्शन करने पड़े थोड़े बहुत, है ना, लेकिन चीजों को समझाया तो अच्छे से कि तरंग सिद्धांत होता है प्रकाश तरंगे हैं, कण नहीं है। ये किसने बताया? हाइगेन ने बताया था पहली बार, लेकिन लोगों ने गौर नहीं किया इतना ज्यादा, ठीक है। क्यों? क्योंकि न्यूटन वॉज सुपीरियर। बात समझ में आ गई? चलिए अब हम चैप्टर को चालू करते हैं। ये सिर्फ रामायण थी कि न्यूटन ने कैसे अपना प्रभाव दर्शाया है फिजिक्स के ऊपर, ठीक। और ये पता चला इनमें क्या क्या दिक्कतें थी, हालांकि मैं वापस से डिस्कस करूंगा इस चीज को। चलिए, तो चैप्टर का सबसे पहला पॉइंट, और आज शायद हम वही डिस्कस करें, ये है तरंगाग्र। तरंग प्लस अग्र, तरंगाग्र। तरंगाग्र इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों इसको वेव फ्रंट। फ्रंट मतलब आगे ही होता है ना, वेव का फ्रंट। तरंग प्लस अग्र, तरंग का आगे का भाग, ठीक है। अब ये तरंगाग्र होता क्या है? तो हमें ये पता है कि वास्तविकता में प्रकाश जो है वो किसी माध्यम के अंदर तरंगों के रूप में क्या करता है? संचरित करता है, ठीक है। तो इन तरंगों के कारण माध्यम के जो कण है बच्चों, वो क्या करने लगते हैं? वो कंपन करने लगते हैं। कंपन तो समझते हो ना, वाइब्रेशन है। बिजली का झटका कभी लगा होगा तो तुम भी कभी कंपन किए होगे, ठीक है। तो वो वाइब्रेशन करने लगते हैं, दोलन करने लगते हैं, ऑसिलेट करने लगते हैं, ठीक है। और ऐसे दोलन करते हुए कणों का बिंदुपथ, बिंदुपथ मतलब ऐसे बहुत सारे बिंदु हैं, है ना, ये सारे बिंदु, और ये बिंदु मतलब ये सारे के सारे कण हो गए, माध्यम के कण, और ये क्या कर रहे हैं? ऐसे दोलन कर रहे हैं, अपनी जगह पर दोलन करते जा रहे हैं, ऐसा 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 दोलन करते जा रहे हैं। तो इन कणों का बिंदुपथ मतलब इन सभी कणों को मिला दो, ठीक है, इन सभी को मिला दो। तो इन सभी कणों का बिंदुपथ जो कि समान कला में क्या कर रहे हैं? कंपन कर रहे हैं, क्या कहलाएगा? तरंगाग्र कहलाएगा, ठीक है। माध्यम में कंपन करते हुए ऐसे सभी कणों का बिंदुपथ जो कि समान कला में कंपन करते हैं क्या कहलाता है? तरंगाग्र कहलाता है। वास्तविकता में तरंगाग्र एक काल्पनिक पृष्ठ है, ये बात ध्यान में रखना, एक कल्पना किया गया पृष्ठ है, लेकिन कारगर है, ठीक है। चलिए, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखने लायक बात है। अब चलो इसको और समझते हैं। कैसे? लेट सपोज करो कोई प्रकाश स्रोत है ऐसा डॉट वाला, है ना, और इस प्रकाश स्रोत से प्रकाश जो है बिंदुवत प्रकाश स्रोत है, और इस प्रकाश स्रोत से ऐसा प्रकाश जा सकता है हर जगह,
ठीक है, हर एक दिशा में क्या जाएगा, प्रकाश जाएगा इस प्रकाश स्रोत से, हर दिशा में। संभव है भाई, ऐसा तो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब इस प्रकाश स्रोत से समान दूरी पर स्थित, समान दूरी कैसे पता चली, तो मैंने बोला प्रकाश स्रोत है, प्रकाश वायु के अंदर c वेग से गति कर रहा है और लेट सपोज करो t समय में तय की गई दूरी, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। चाल तो ये थी c और समय था t, तो तय की गई दूरी कितनी हो गई, ct हो गई बच्चों। तो t समय में प्रकाश ने इस दिशा में ये, इस दिशा में ये, इस दिशा में ये, इस दिशा में ये सारे पॉइंट हमने मिला लिए जहां तक प्रकाश पहुंच सकता था, कितने समय में, t समय में। तो ये सारी की सारी दूरियां कितनी है, ct है ना। और ये सारे के सारे कण जो कि ct दूरी पर हैं, अरे ये विसल वाली ct नहीं है, तुम पता चले कि बजाने लग जाओ, है ना। ठीक, इन सभी कणों का बिंदु पथ अगर मैं बनाऊं, इन सभी कणों को क्या कर दें, मिला दिया जाए, तो ये जो पृष्ठ बन रहा है ना बच्चों, इस पृष्ठ को ही क्या कहते हैं, तरंगाग्र कहते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ये पृष्ठ ही क्या है, तरंगाग्र है। और इन कणों की क्या खास बात है जो तरंगाग्र पर है, तो आंसर है इन सब की कला क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, है ना। ये कण कंपन करने चाहिए और कंपन करते हुए इन कणों की कला क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। ठीक है, और प्रकाश स्रोत से ये क्या है, समान दूरी पर स्थित है। ठीक, तो ऐसे कण जो कि प्रकाश स्रोत से समान दूरी पर हो और समान कला में क्या कर रहे हो, कंपन कर रहे हो, उनका जो बिंदुपथ है, उस बिंदुपथ को ही क्या कहा जाता है, तरंगाग्र कहा जाता है। उस तरंगाग्र के आकार अथवा प्रकाश स्रोत की प्रकृति के आधार पर तरंगाग्रों को बांटा गया है। जैसे जैसे प्रकाश स्रोत चेंज होता जाएगा, तरंगाग्र का नाम भी चेंज होता जाएगा। 3 तरीके के तरंगाग्र हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक, तो ये तो पता चला आपको कि तरंगाग्र क्या होता है। तो हम बोलते हैं कि ये माध्यम के कणों का क्या है, बिंदुपथ है, और वो कण क्या करते हैं, समान कला में कंपन करते हैं, और ये भी संभव है कि वो प्रकाश स्रोत से समान दूरी पर स्थित हो सकते हैं। ठीक है, ये बात तो चलिए, तो इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। तो हमने क्या लिखना है कि प्रकाश माध्यम में तरंगों के रूप में क्या होता है बच्चों, संचरित होता है। जिसके कारण माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। अब यहां से परिभाषा चालू है बच्चों, प्रकाश स्रोत से समान दूरी पर स्थित ऐसे सभी कणों का बिंदुपथ जो समान कला में क्या करते हैं, कंपन करते हैं, तरंगाग्र कहलाता है। ठीक है, तरंगाग्र कहलाता है। ये ध्यान में रखिएगा, ये परिभाषा ध्यान में रखिएगा। कहां से लेकर कहां तक है, यहां से, यहां से। ठीक है, यहां से ध्यान में रखें, यहां तक हो गया। तो अब यहां पर एक क्वेश्चन है, क्या भाई, जो सवाल पूछा गया है बोर्ड के अंदर कि किसी, समझना अब इस चीज को, कि किसी तरंगाग्र
पर उपस्थित दो कणों की कलाओं में कितना कलांतर होता है। ठीक है, या कितना अंतर होता है, कलाओं में कितना अंतर होता है या कितना कलांतर होता है। चलिए अब ये थोड़ा सा देखो, डेफिनेशन में इसका आंसर है क्या भाई, वो कण समान दूरी पर है इसी के साथ में क्या भाई, समान कला में कंपन करते हैं। तो अगर आपने दो कण चूज किए हैं, है ना, ऐसा आपने यूं किया, ये तरंगाग्र बनाया, इसके ये दो कण हैं, तो इस कण की जितनी कला है, मतलब जितना एंगल है, लेट सपोज करो ये 45 डिग्री के ऊपर था, तो सीधी सी बात है ये भी 45 डिग्री के एंगल पे होगा। कला मतलब एंगल ही हुआ एक तरीके से, ठीक है। तो ये भी 45 डिग्री के एंगल के ऊपर होगा, ये भी 45 डिग्री के एंगल के ऊपर होगा, तो दोनों के बीच में कलांतर कितनी हो गई, आंसर है 45 में से 45 घटाओ कितना, 0। समान कला में कंपन करनी चाहिए ना, ये सभी सारे के सारे 45 डिग्री के ऊपर वाइब्रेट में आ गए थे। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखो कि कोई से भी दो कण ले लो, उन दोनों कणों के बीच में कलांतर कितना होता है, 0 होता है। और वो दोनों कण कहां पर होंगे, तरंगाग्र पर होंगे। तो तरंगाग्र पर स्थित किन्हीं दो कणों की कलाओं के मध्य अंतर या दो कणों के मध्य कलांतर कितना होता है, आंसर है 0। लिख लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर क्या है बच्चों, 0, 0। ठीक, फिर तरंगाग्र माध्यम में प्रकाश के वेग से ही आगे की ओर गमन करते हैं। ठीक है, किसके वेग से, प्रकाश के वेग से आगे की ओर गमन करते हैं। ये चीज को ध्यान में रखो। तो जल्दी से इस चीज को उतार लीजिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट अपन ने डिस्कस कर लिया है ना, जल्दी से उतारे इसे। हो गया। चलिए अब तरंगाग्र के प्रकार के बारे में डिस्कस करते हैं कि तरंगाग्र का प्रकार, तरंगाग्र कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आंसर है वास्तविकता में तरंगाग्र जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं, ये तो हटा देता हूं ना। बच्चों आप सभी के सहयोग के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आप जिस तरीके से इस चैनल के ग्रो के लिए काम कर रहे हैं ना, ये वाकई में काबिल तारीफ़ है। बहुत बढ़िया बच्चों, देख करके बहुत खुशी होती है जब सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, देख करके बहुत खुशी होती है जब वॉच टाइम बढ़ता है कि हाँ बच्चे ऑनलाइन वीडियो देखो। मैंने शुरुआत में बोला था कि बच्चों प्लीज़ ऑनलाइन वीडियो देखो, प्लीज़ ऑनलाइन वीडियो देखो। मैंने कहा 7, 8, 10 वीडियो के अंदर कहा होगा, लगातार आपने देखना चालू किया। मतलब मैंने सोचा नहीं था कि ये चैनल इतना जल्दी ग्रो कर जाएगा, लेकिन मैंने तो वैसे 1000 सब्सक्राइबर का भी नहीं सोचा था, 4000 आवर्स का भी नहीं सोचा था। 2,40,000 मिनट बहुत ज़्यादा होते हैं। ये सिर्फ मुमकिन हो पाया आपके कारण। और अगर आपको बता दूं बच्चों, तो ये चैनल अब तक इससे जस्ट डबल चल चुका है। डबल का मतलब अगर देखा जाए तो 4000 घंटे चलना चाहिए था एक साल में, ये 8000 घंटे चल चुका है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके कारण है कि आप लोगों ने कहना मान लिया कि हाँ चलो ऑनलाइन देखते हैं क्या जाता है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बहुत सारे बच्चे वीडियो डाउनलोड करते हैं, वो उनके लिए सही है क्योंकि उनका नेटवर्क ख़राब रहता है, लेकिन जो बच्चे ऑनलाइन देख सकते हैं उन्होंने ऑनलाइन देखा, और इससे ज़्यादा खुशी की बात नहीं हो सकती। तो थैंक यू उसके लिए बच्चों। ऑलराइट, चलिए काम करना चालू करते हैं। तो तरंगाग्र कितने प्रकार के होते हैं? तरंग स्रोत के आकार के अनुसार तरंगाग्र 3 प्रकार के होते हैं।
ठीक है, सबसे पहला तरंगाग्र बच्चों गोलीय तरंगाग्र, और एक तरीके से मैंने आपको बता भी दिया, गोलीय तरंगाग्र, इसको बोलेंगे स्फेरिकल वेव फ्रंट। ठीक है, ये कैसा होगा? तो गोलीय तरंगाग्र होने के लिए बच्चों प्रकाश स्रोत जो है वह बिंदुवत होना चाहिए। जैसे सूर्य जो है वो वास्तविकता में हमारे लिए कौन सा तरंगाग्र बनाता है? गोलीय तरंगाग्र बनाता है। अगर सूर्य के पास की बात की जाए, कैसे वो समझिए, ये मान लीजिए कि ये सूर्य है ना, छोटा सा ही बना रहा हूं मैं, तो इससे प्रकाश कैसा निकलेगा? तो ये गोला ही तो है, तो इससे प्रकाश ऐसा निकलेगा। ये तरंगे हैं बच्चों, ये किरण जिसे आप बोलते हो ना किरण, ये किरण है, ये इससे प्रकाशिक किरणें ऐसे गुजर रही हैं, ऐसे निकल रही हैं भैया। डन हुआ? चलिए, फिर आपको क्या करना है, एक निश्चित समय टी के बाद में आपको वो देखना है, सारे कणों को देखना है। तो हमने बोला टी समय में ये यहाँ पे पहुंच गया, ये यहाँ पे पहुंच गया, मैं मिला ही देता हूँ, है ना। अब मेरा गोला तो उतना परफेक्ट जाएगा नहीं है, आपका गोला चला जाएगा। क्यों? 2 रुपए का सिक्का रख लीजिए और फिर गोला बना दीजिएगा, ठीक है, तो हो जाएगा काम मेरे हिसाब से। तो एक परफेक्ट गोला बनेगा, और परफेक्ट गोले में आप जितने भी बिंदु देखोगे, ये क्या ये इतने ही बिंदु है? नहीं बच्चों, अनंत बिंदु हो सकते हैं, ये बात ध्यान रखना। किसी तरंगाग्र पर कितने बिंदु हो सकते हैं? आंसर है अनंत हो सकते हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो जब हम बात करते हैं ये हर एक बिंदु की प्रकाश स्रोत से दूरी, तो सी वेग और टी समय में तय की गई दूरी कितनी होती है बच्चों? सी टी होती है। तो ये सारी दूरियां कितनी हैं? सी टी हैं भाई, सी इंटू टी, या वी इंटू टी लिख लो अगर आप माध्यम मान रहे हो तो, ठीक। और ये जो बिंदुपथ से बना ये आकार है, इसे क्या कहा जाता है? तरंगाग्र। और ये कौन सा तरंगाग्र है बच्चों? गोलीय तरंगाग्र, ठीक। और इस तरंगाग्र पे ये जो ऐसा तीर के निशान आप देख रहे हो ना, ये सारे के सारे, आप देखोगे कि ये सारे तीर के निशान जो है वो तरंगाग्र के लंबवत है, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे हमेशा, गौर करके देख लो, हमेशा, ठीक है। तो ये जो तीर का निशान है बच्चों, इसे बोलते हैं किरण। और किरण क्या होती है? हम बोलते हैं किरण प्रकाश संचरण की दिशा को बताती है। जिस दिशा में प्रकाश जाता है ना, उसको बताते हैं कि वास्तविकता में प्रकाश किस दिशा में जा रहा है। क्लियर है ये बात? तो कोई पूछे कि किरण क्या प्रदर्शित करती है, तो हम बोलते हैं प्रकाश संचरण की दिशा। किरण कैसे बनती है, तो हम बोलते हैं तरंगाग्र के ऊपर खींचा गया अभिलंब। ये 90 डिग्री का एंगल ही तो बना रहे हो तरंगाग्र के ऊपर, ठीक है। तो तरंगाग्र के ऊपर खींचा गया अभिलंब किरण कहलाता है। यह वास्तविकता में तरंग संचरण की दिशा को प्रदर्शित करता है। और ये बात ध्यान में रखना बच्चों, तरंगों में क्या होता है, जिस दिशा में तरंग आगे की ओर गति करती है, उसी दिशा में ऊर्जा का क्या होता है? संचरण होता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि किरण जो है वो तरंग संचरण की दिशा और ऊर्जा संचरण की दिशा दोनों को बताती है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो क्या होती है? तरंगाग्र पर खींचा गया अभिलंब है, तरंग संचरण की दिशा और ऊर्जा संचरण की दिशा को प्रदर्शित करते हैं। ये डन हो गया, गोलीय तरंगाग्र डन हो गया। परिभाषा क्या लिखोगे? चलिए मैं लिख देता हूं कि किसी बिंदुवत प्रकाश स्रोत से समान दूरी पर स्थित ऐसे सभी कणों का बिंदुपथ जो क्या करते हैं? समान कला में कंपन करते हैं, ठीक है, कंपन करते हैं, गोलीय तरंगाग्र कहलाता है। बात समझ में आ गई कि ये गोलीय तरंगाग्र हो गया हमारा। डन हुआ।
फिर इसके बाद में आता है बच्चों बेलनाकार तरंगाग्र। कौन सा? बेलनाकार, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। ये उतार लिया होगा, बहुत सिंपल है ना? उतार लोगे ना भाई? वीडियो को पॉज कर लेना। दूसरा जो है बच्चों वो है बेलनाकार तरंगाग्र। हाँ भाई, मैंने गोलीय तरंगाग्र लिखा है, इसे बहुत सारी किताबों में गोलाकार तरंगाग्र भी लिखा हुआ है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, बेलनाकार तरंगाग्र इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। अभी ये कैसे बनेगा भाई सिलेंडर? बेलन कैसे बनेगा तरंगाग्र? तो समझना इस चीज को, अगर प्रकाश स्रोत रेखीय हो, पॉसिबल है रेखा में, ये सारे प्रकाश स्रोत हैं। जैसे ट्यूबलाइट देख लो, ट्यूबलाइट क्या होता है? रेखीय होता है ना? ऐसे बहुत पतली सी ट्यूबलाइट मान लो, है ना? तो सारी वो जो ट्यूबलाइट है वो वास्तविकता में कैसी है? तो हम बोलते हैं रेखीय स्रोत है। कैसे है? रेखीय है। उस एक और चीज, ऐसा कुछ बनाया था अपन ने ना, तो यहाँ पर ये है ना, इस पे एस लिख लेना। एस का मतलब क्या होता है? सोर्स, स्रोत। तो बिंदुवत प्रकाश स्रोत, एस लास्ट वाले में। तो यहां पर प्रकाश स्रोत क्या है? आंसर है रेखीय। तो ये प्रकाश स्रोत है। अब इस प्रकाश स्रोत का प्रत्येक बिंदु छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर के बना हुआ होगा, वो भी एक प्रकाश स्रोत की बात व्यवहार करता है। तो उनसे प्रकाश कैसा निकलेगा? ये थोड़ा सा समझने लायक बात है। जैसे ये मार्कर मान लीजिए, मार्कर के ऊपर भी डॉट है और ऐसे बहुत सारे डॉट से मिलकर के ये मार्कर बना हुआ होगा। तो ऊपर वाले डॉट से प्रकाश ऐसा फैला, है ना? यूं कैसा फैला? ऐसे गोला बनाओ, इससे एक गोला ऐसा निकालो, है ना? ऐसे ऐसा एक गोला, फिर उसके जस्ट नीचे एक छोटा सा बिंदु, उससे भी एक गोला निकला, उसके जस्ट नीचे एक छोटा सा बिंदु, फिर उससे एक गोला निकला, ऐसे बहुत सारे गोले निकलेंगे। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि एक ऊपर ये वाला गोला मान लो ऐसा, और एक मैं नीचे वाला ले लेता हूं, और ऐसे बहुत सारे होंगे भाई। और इन सभी को जब आप मिलाओगे तो जो आपको आकृति वास्तविकता में प्राप्त होने वाली है वो आकृति है क्या? अरे ऐसे बहुत सारे बेलन मिलेंगे आपको, ऐसे बहुत सारे क्या मिलने वाले हैं? बेलन मिलने वाले हैं। तो ये जो पूरी आकृति है ना, ये बेलनाकार है, इसलिए इसे कौन सा तरंगाग्र कहा गया है? बेलनाकार तरंगाग्र कहा गया है, बेलनाकार तरंगाग्र। ठीक है, ये बात ये समझ में आया। अब बेलनाकार तरंगाग्र के लिए ये स्रोत कैसा होना चाहिए? आंसर है रेखीय स्रोत होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए स्रोत कैसा होना चाहिए? रेखीय स्रोत होना चाहिए। ठीक, तो इसको परिभाषित कैसे करेंगे? तो किसी रेखीय स्रोत से समान दूरी पर स्थित ऐसे समस्त कणों का बिंदुपथ जो कि समान कला में कंपन करते हैं क्या कहलाता है? बेलनाकार तरंगाग्र कहलाता है। आप ये अंदर ये चीज शो कर लीजिएगा ऐसा, इससे आपको कम से कम संचरण की दिशा का भी पता चलता रहेगा। ठीक है, तो ये बेलनाकार तरंगाग्र हो गया। ठीक, चलिए, तो बेलनाकार तरंगाग्र प्रकाश स्रोत कैसा होना चाहिए? रेखीय। तो हम ये भी कह सकते हैं जब प्रकाश स्रोत रेखीय होता है उस स्थिति में प्राप्त तरंगाग्र बेलनाकार होता है। ऐसे भी आप कंप्लीट कर सकते थे। ठीक, अब नेक्स्ट और अंतिम, समतल तरंगाग्र, प्लेन वेव फ्रंट, जो कि यूज आता है मोस्टली। अभी ये क्या चीज है भैया? प्लेन वेव फ्रंट कैसे मिलेगा? चलो ये तो समझ में आता है, प्रकाश स्रोत बिंदुवत था, प्रकाश स्रोत रेखीय था, तब तरंगाग्र का आकार हो गया। ये प्लेन कैसे मिला भाई? समतल तरंगाग्र कैसे मिला हमें? एक प्लेन कैसे मिला? जैसे ये बोर्ड आपको दिख रहा है, ये समतल है, ऐसा तरंगाग्र कैसे मिलेगा भैया? तो उसके लिए बोला जाता है कि इस स्थिति में प्रकाश स्रोत जो है वो बिंदुवत भी हो सकता है
और प्रकाश स्रोत जो है वो रेखीय भी हो सकता है भाई, दोनों हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रकाश स्रोत रेखीय भी हो सकता है, प्रकाश स्रोत बिंदुवत भी हो सकता है, लेकिन कंडीशन अप्लाइड। प्रकाश स्रोत और तरंगाग्र के बीच की दूरी लगभग अनंत होनी चाहिए। लगभग अनंत मतलब बहुत ज्यादा होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में तरंगाग्र का एक छोटा सा भाग किसकी भांति व्यवहार करता है? समतल तरंगाग्र की भांति व्यवहार करता है। देखो अब मैंने जो बोला वो नहीं समझ में आएगा, एग्जाम्पल से बताता हूं। मिटा रहा हूं इस पूरे को ही। अब समझना हम किसको डिस्कस कर रहे हैं? समतल तरंगाग्र को डिस्कस कर रहे हैं, इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये प्रकाश स्रोत माना, बिंदुवत ले रहा हूं है, और इससे जो तरंगाग्र मिलेगा हमें, वो तरंगाग्र कैसा होगा? तो पहले तो बोला ऐसा गोला बना, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा। ठीक, आप देखेंगे जैसे जैसे ये त्रिज्या बढ़ती जाएगी ना गोले की, हर बार बढ़ती जा रही है बच्चों। अरे बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है? आप गौर करते जाओ, त्रिज्या लगातार क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। ठीक, तो ये वाला ज्यादा गोलीय दिखाई दे रहा था, ये फिर गोलाई थोड़ी सी क्या होती गई? कम होती गई, है ना। ये गोलाई अब इनकी क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। दिखाई तो दे रहे हैं ना बच्चों? ठीक, गोलाई कम होने से हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे दूर जाते हैं वक्रता क्या होती जाती है? घटती जाती है। वक्रता जो है वो क्या होती जाती है बच्चों? घटती जाती है, कम होती जाती है। ऐसी स्थिति में अगर तरंगाग्र का ये छोटा सा भाग भी देख लिया जाए बच्चों, देखो आपको एक सीधा समतल दिखाई देगा, सीधी रेखा दिखाई देगा। ठीक है, क्योंकि वक्रता जो है वो कम हो गई, तो फिर तरंगाग्र सीधा बन गया। उसका छोटा सा भाग क्या होगा? पूरा देखेंगे तो कर्व दिखाई देगा, लेकिन उसके छोटे छोटे भाग देखो ना आप, तो छोटे छोटे भाग आपको कैसे दिखाई देंगे? ऐसे सीधा समतल दिखाई देंगे, सीधे। ठीक है, तो उस स्थिति के अंदर हम बोलेंगे कि तरंगाग्र का एक छोटा सा भाग समतल तरंगाग्र की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, तो बात तो बिल्कुल सही है कि जब प्रकाश स्रोत और तरंगाग्र के बीच की दूरी जो है वह बहुत ज्यादा होती है या अनंत के समतुल्य होती है, उस स्थिति के अंदर तरंगाग्र का एक छोटा सा भाग समतल तरंगाग्र की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, और समतल तरंगाग्र के लिए प्रकाश स्रोत कैसा होना चाहिए? आंसर है वो गोलीय भी हो सकता है, वह बिंदुवत भी हो सकता है, और वह रेखीय भी हो सकता है। कंडीशन अप्लाइड, तरंगाग्र और प्रकाश स्रोत के मध्य की दूरी लगभग अनंत या बहुत ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि तब वक्रता घट जाती है। बात समझ में आई क्या बच्चों? ठीक, तो ये मैं लिख ही देता हूं इसकी परिभाषा तो, और ये बनता कैसे है वो और मैं बता देता हूं। एग्जाम में बनाना कैसे है ऐसा मत बना के आ जाना भैया। ठीक, बता दे रहा हूं। तो जब प्रकाश स्रोत और तरंगाग्र के मध्य की दूरी बहुत अधिक, ब्रैकेट में लिख लीजिए, अनंत के समतुल्य,
तुल्य होती है। तो तरंगाग्र पृष्ठ की वक्रता क्या होती जाती है बच्चों? घटती जाती है। ऐसी स्थिति में गोलीय अथवा बेलनाकार तरंगाग्र का एक छोटा सा भाग समतल तरंगाग्र की भांति कार्य करता है। ठीक है, अब इसे आप बनाओगे कैसे? तो एक समतल को प्रदर्शित करने का तरीका ये होता है बच्चों, ऐसा। तो ये तो किरण हो जाएगी, है ना, और ये तरंगाग्र हो जाएगा, समतल तरंगाग्र। समतल लिख लीजिएगा। ठीक है, ये समतल तरंगाग्र हो गया। इस तरीके से हमें समतल तरंगाग्र प्राप्त होता है। बिंदु स्रोत और रेखीय स्रोत हो सकता है। ठीक, अब यहाँ पर क्वेश्चन समझिए कि सूर्य से आने वाला प्रकाश जब पृथ्वी तक पहुंचता है तो वह कौन से तरंगाग्र का निर्माण करता है? अब बताओ भाई, ये यहाँ पे सूर्य चमक रहा है और लाखों करोड़ों दूर, किलोमीटर दूर यहाँ पे पृथ्वी है, और पृथ्वी तो सूर्य की तुलना में बहुत छोटी सी है, पहली चीज। दूसरा, सूर्य से क्या निकलने वाला सारा प्रकाश पृथ्वी तक पहुंच पाता है? आंसर है नहीं। ठीक है, सूर्य से कौन सा तरंगाग्र निकला? आंसर है गोलीय निकला। पृथ्वी पे उस गोलीय तरंगाग्र का कितना सा भाग पहुंचा? आंसर है छोटा सा भाग पहुंचा। छोटा सा भाग पहुंचा तो फिर वो किसकी तरह व्यवहार करेगा? समतल तरंगाग्र की भांति व्यवहार करेगा। इसी कारण बच्चों, सूर्य से आते प्रकाश की किरणों को हम कैसा मानते हैं? समांतर मानते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें समांतर किरणें दिशा रखी है। ठीक है, जबकि क्या ये वास्तविकता में समांतर निकली होंगी? आंसर है नहीं भैया, नहीं निकली होंगी। ठीक है, तो दूरी बहुत ज्यादा हो गई, वक्रता बहुत कम हो गई, तब जाकर के हमें प्रतीत होता है कि तो समांतर है। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये बात ध्यान में रखना, पृथ्वी तक सूर्य से पहुंचने वाला जो तरंगाग्र है वो कौन सा है बच्चों? समतल तरंगाग्र है। पृथ्वी पे समतल तरंगाग्र है। सूर्य से निकल रहा था गोलीय, पृथ्वी पे पहुंचते पहुंचते वो कैसा दिखाई दिया? हमें समतल दिखाई दिया। और समतल तरंगाग्र होने के कारण ही हम सूर्य से आती हुई किरणों को कैसा मानते हैं? समांतर मानते हैं। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए ये वीडियो इतना ही, ये क्लास इतनी ही इनफ थी बच्चों। अगर तरंगाग्र समझ में आ गया तो हाइगेन की थ्योरी समझ में आ जाएगी। तो प्लीज़ तरंगाग्र को अच्छे से समझ लीजिए, वीडियो को एक आध बार और देख लीजिएगा या डाउनलोड कर लीजिएगा, जैसा भी आप इसे देखना चाहें, लेकिन प्लीज़ तरंगाग्र को अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, टेक केयर।